Journey to the End of Earth. Hi friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. इस चैप्टर के लिए काफ़ी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स काफ़ी दिन से मुझे बोल रहे हैं बट ड्यू टू द लॉकडाउन आवर स्टूडियोज आर शट एंड thus we are here at our own personal abodes to go ahead and provide you certain chapters that were left untouched during the last presentations of ours. So this is a chapter written by Tishani Doshi. काफी अच्छी स्टोरी है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ 12th स्टैंडर्ड की बुक आपकी जो है उसके अंदर आते हैं चैप्टर नंबर 3 है बिफोर यू रीड इसमें कहा गया है इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर द एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो बॉन वोयाज अब इसे वोयाज बोलते हैं क्योंकि वो फ्रेंच है इंग्लिश में हम इसे वॉयेज बोल लेते हैं इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि अगर आपको अर्थ की हिस्ट्री के बारे में और आगे क्या होने वाला है उस बारे में भी पता करना है एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो अगेन तिशानी जो दोषी यहां कहती है अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शुकाल्स्की अब यहां पे वो कहती है कि मैंने इस साल की शुरुआत में अपने आप को एक रशियन रिसर्च वेसल पे पाया मतलब वो एक जर्नी पे जा रही थी एंड वेसल इज यूजुअली अ शिप सो दिस वाज ऑब्वियसली अ जर्नी दैट वाज इन अ ओशन और अ सी शिप का नाम था एकेडमिक शुकाल्स्की जिस तरीके से नाम आ रहा है एकेडमिक मतलब वो कहीं ना कहीं स्टडीज रिलेटेड थी कोई रिसर्च थी heading towards the coldest driest windiest continent in the world now this ship was heading towards the driest, the windiest, and the coldest continent in the world that is known as exactly Antarctica. My journey began 1309 degree north of the equator in Madras, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, and involved crossing 9 time zones. 1309 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मतलब इक्वेटर का अगर हम 0 डिग्री कहते हैं तो उसमें जो लैटिट्यूड्स है तो 13.9 डिग्री लैटिट्यूड पे मेड्रास चेन्नई आएगा एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies of water and at least as many ecospheres मतलब काफी लंबी जर्नी थी दोस्तों. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours. 100 घंटों की जर्नी हो चुकी थी in a combination of a car, an aeroplane and a ship. मतलब लगभग उसने जल थल वायु तीनों जगह ट्रैवल कर लिया था. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. मतलब सबसे पहले मुझे वहां पहुंच के क्योंकि इतनी लंबी जर्नी हो गई थी दोस्तों वहां पहुंच के सबसे पहले तो मैंने शुक्र अदा करा कि थैंक गॉड जर्नी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट मोमेंट मेरे अंदर एक ऐसा आश्चर्य भर गया था and that wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. Wonder ये भी था कि इतनी विहंगम जगह, ऐसा दृश्य, एक शांति, लेकिन एक और वंडर कि कभी मेरा देश भारत भी इस लैंडमास का पार्ट था. अब ये बात समझ में नहीं आई दोस्तों तो थोड़ा हिस्ट्री में वापस चलते हैं. Now let's understand the part of history. 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. अब कहते हैं लगभग 650 मिलियन साल कह सकते हैं हम इसको लाइक 650 मिलियन years ago एक गोंडवाना लैंड करके एक सुपर कॉन्टिनेंट था और वो लगभग उसी जगह पे था जहां अंटार्कटिका है. तो ये एक सुपर लैंडमास था दोस्तों. उस तरफ कॉन्टिनेंट्स नहीं थे. इस थ्योरी को हम लोग साइंस में पढ़ चुके हैं. इसे कहते थे ग्रेट ड्रिफ्ट जहां पे इंडिया कट के एशिया में घुसता है तो हिमालयस फॉर्म होते हैं. सेम यही चीज बता रहे हैं. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन humans hadn't arrived on the globe scene and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. For 500 billion years Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. अब यहाँ पे भी बताते हैं कि एक ऐसा ग्रेट ड्रिफ्ट हुआ था. जानता हूँ आपको सब पता है, but still I just want to let you know.
इसे कह सकते हैं हम जुरासिक पीरियड के बाद की बात है ये, जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए और कॉन्टिनेंट्स में ड्रिफ्ट होने लगा। जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो हमारी शिफ्ट होने लगी, टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होने लगी और कॉन्टिनेंट्स चेंज होने लगे, लैंड मासेस बने और धीरे धीरे आगे चल के जब मैमल्स आए मतलब ह्यूमंस आए तो उन्होंने इन चीजों को बाउंड्री से बांट के कंट्रीज बना दी। To visit Antarctica now is to be a part of that history. आज भी अंटार्कटिका को विजिट करना उस हिस्ट्री का पार्ट बनना है, to get a grasp of where we've come from and where we could possibly be heading. जरूरी नहीं है आज हम अंटार्कटिका को विजिट करते हैं तो सिर्फ हम उस पार्ट को लेके चलते हैं, हम ये भी देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। It's to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमको पता चलेगा कि अंटार्कटिका को स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि अर्थ पे और क्या-क्या चीजें होने वाली है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. मतलब इंडिया भी एक टाइम पे, आज बस सोचिए कि इंडिया कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, एशिया में कोलाइड हो रहा है और ये लैंड मासेस ऊपर उठते हैं, हिमालयास बनाते हैं. Opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. अब इंडिया जो था वो इस तरीके से अलग होता है कि एक ड्रेक पैसेज, एक बहुत बड़ा पैसेज है फ्रेंड्स, जिसने अंटार्कटिका को लगभग 1900s तक अर्थ के बाशिंदों से, इनहेबिटेंट्स से अलग रखा. इट्स ट्रू, अंटिल द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अंटार्कटिका नाम का कॉन्टिनेंट ढूंढा भी नहीं गया था. ये जो ड्रेक पैसेज है ये काफी टफ पैसेज है फ्रेंड्स, जहां पे लोगों ने एक्सपेडिशंस करने की हिम्मत भी नहीं जगाई थी. नाउ फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. It's like walking into a giant ping pong ball. अब यहाँ पे ऑथर कहती है भैया हम तो भारतीय हैं, वो भी हम साउथ इंडियन हैं. हम लोग सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं, दिन भर हम सूर्य नमस्कार करते हैं. 2 हफ्ते ऐसी जगह पे बिताना जहां सूर्य तो छोड़ो पूरी अर्थ की 90% आइस जमी पड़ी है, वो चीज एक सन प्रेमी को किस तरीके की फीलिंग देगा वो बयान नहीं कर सकते. इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल. पिंग पोंग बॉल कैसी होती है, बिल्कुल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स. वहां पे आपको एक कॉमन मैन, कॉमन लैंड, एक शहर जैसा कुछ नहीं दिखेगा दोस्तों. आपको कोई बोर्ड नहीं दिख रहे, कोई पेड़ पौधे नहीं दिख रहे और कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिख रही. यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर. वहां पे आपको अर्थ पे जो लाइफ जी रहे हैं हम नॉर्मल, उस जैसा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वहां पे तो 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है. The visual scale ranges from microscopic to mighty, midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. अब वहां छोटी से छोटी चीज है. अब रिसर्च करने गए हैं तो माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स तो दिखेंगे ही, साथ में देशों जितने बड़े बड़े आइसबर्ग्स दिखेंगे. कहते हैं एक आइसबर्ग तो बेल्जियम नामक देश जितना बड़ा भी निकला था. Days go on and on and on in surreal 24-hour austral summer light. 24 घंटे तो वहां समर्स में दिन रहता है. अब वो दिन कैसे बीत रहे ये समझ भी नहीं आ रहा. And ubiquitous silence, interrupted only by occasional avalanche or calving ice sheets, consecrates the place. अब एक ऐसा वहां पे वातावरण है, एक ऐसी शांति है जो कभी कभी कुछ एवलांचेस या कुछ आइस शीट्स के टूटने की आवाज से ही खत्म होता है. Now, it's an immersion that will force you to place yourself in the context of Earth's geological history. And for humans, the prognosis isn't good. Humans के लिए वहां की चीज के बारे में सोचना, क्या हिस्ट्री होगी अर्थ की और क्या चीज है, ये एक ह्यूमन के लिए काफी मुश्किल है समझना. यहां खत्म करता हूं पार्ट 1 दोस्तों. पार्ट 2 देखते रहिए हमारी प्लेलिस्ट में. टेक केयर, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय.